दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक और उपयोगी है। ठीक है। ऐसा ही टेस्ट सीरीज, ऐसा ही क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ ना कि हर सब्जेक्ट में एक एक हज़ार क्वेश्चन हो जाए, ताकि कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे तो हमेशा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता रहता है। 90% क्वेश्चन रिपीटेशन होता रहता है ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आइए देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1757 में, ऑप्शन नंबर बी 1782 में, ऑप्शन नंबर सी 1748 में, ऑप्शन नंबर डी 1764 में। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यकीन मानिए यह क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। और इसका सही आंसर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई 1757 में। 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बात करें पलासी के, तो यह पश्चिम बंगाल स्टेट में पड़ता है। और यह पलासी एक छोटा सा जगह है जो कि भागीरथी नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, एक बार इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा पलासी की लड़ाई और एक और बक्सर का युद्ध। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर के लिए मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की वह किस नदी के बीच स्थित था? ए ऑप्शन सतलज और ब्यास नदी, बी ऑप्शन झेलम और चिनाब, सी ऑप्शन रावी और चिनाब, डी ऑप्शन गंगा और यमुना। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पोरस लड़ा था वो झेलम और चिनाब के बीच में, पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। और पोरस इंडिया का, भारत का एक ऐसा शासक था जिसने सिकंदर का विरोध किया था। बाकी किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। हालांकि पोरस इस लड़ाई में हार गया था, लेकिन सिकंदर का इन्होंने खुलकर चैलेंज किया था, पूर्ण विरोध किया था। और सिकंदर, बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में इंडिया आया था और 325 ईसा पूर्व में वापस चला गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस मामले की देखभाल करना आवश्यक था? ए में सैन्य मामले, बी में राज्य का खजाना, सी में शाही घराना, डी में भूमि राजस्व प्रणाली। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि अकबर के अधीन मीर बख्शी जो था ना, वो सैन्य मामलों की देखभाल करता था। मीर बख्शी के सिग्नेचर या फिर मीर बख्शी के अनुसार ही उस टाइम सैनिकों का वेतन, सैनिकों को जो भी सुविधाएं मिलती थी या फिर सैनिकों की भर्ती भी होती थी। यानी सैन्य विभाग का यह सर्वोच्च था। कौन? मीर बख्शी, अकबर के शासनकाल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। ए में बौद्ध, बी में हिंदुओं, सी में जैन और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। और बात करें त्रिपिटक, तो त्रिपिटक किसकी पुस्तकें हैं? तो यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं। त्रिपिटक यानी इसमें त्रिपिटक में 3 पुस्तकें लिखी गई है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक मिला के त्रिपिटक बनाया गया है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है। त्रिपिटक हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि बौद्ध धर्म का है या जैन धर्म का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। इनमें 3 पुस्तकें लिखी गई है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम अभिधम पिटक मिला के त्रिपिटक बनाया गया और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। बुद्ध के क्या क्या उस टाइम किए थे उसके बारे में दर्शाया गया है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की आर्थिक नाली का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी दादा भाई नौरोजी, सी आर.सी. दत्त और डी एम.के. गांधी। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत, और ये ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और बात किया जाए दादा भाई नौरोजी, इसके ऊपर एक बुक भी लिखा था और उस बुक का नाम है पॉवर्टी द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, यह पुस्तक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी पुस्तक है, किन की पुस्तकें हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और ये भी पूछा गया है कि ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था। बात किया जाए और ये एक ड्रेन थ्योरी के ऊपर आर.सी. दत्त ने भी एक पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये ड्रेन थ्योरी था एक्चुअली में होता क्या है या उस टाइम क्या था। ड्रेन थ्योरी में यह बताया दादा भाई नौरोजी कि अंग्रेज़ किस तरह इंडिया का शोषण कर रहे हैं हर सेक्टर में। अगर बात करें मतलब कि कपास उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था, तो जो कपास कॉटन जो होता था उसका सबसे अच्छी क्वालिटी रॉ कॉटन होता था, जो कि अंग्रेज़ बहुत ही कम दाम में, मतलब बहुत ही कम दाम, बहुत मानो फ्री में ही लेके उसे ब्रिटेन भेज देते थे और उसी का आप मॉडिफाई करके उसी से कपड़े बना के इंडिया में ला के बेचते थे बहुत ही महंगे दाम पे। और इसी को दादा भाई नौरोजी ने बताया बहुत से ऐसे चीज़ें, और इसी को ड्रेन थ्योरी के अंतर्गत लाया गया कि ताकि इंडिया का शोषण किस तरह से अंग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, बात करें दादा भाई नौरोजी को, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि इंडिया का ग्रैंड ओल्ड लेडी ये कौन है या किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान और किसके बीच श्रीरंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ए में रॉबर्ट क्लाइव, बी में कॉर्नवालिस, सी में डलहौजी और डी में वारेन हेस्टिंग। तो ये किया गया था टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होने के बाद यह संधि किया गया था। अगर बात किया जाए थर्ड आंग्ल मैसूर कब से कब तक चला था, तो थर्ड आंग्ल मैसूर 1790 से लेकर 1792 के बीच तक चला था। इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और इनके बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली को सिद्धांत रूप में किस वर्ष से स्वीकार किया गया था। ए में 1833, बी में 1853, सी में 1858, डी में 1882। यानी कि सिविल सेवा में कब से पढ़े मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाने लगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा यह लिए जाने लगा 1853 में। और 1853 में इंडिया का कौन था गवर्नर जनरल, तो उस टाइम कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड डलहौजी का। बात करें लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर विचारधारा का था, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारा काम भी किया था, जैसे रेल का, डाक का परिचालन, रेल का परिचालन, बहुत सारा काम भी किया था। अगर पूछा जाए कि प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा कब से शुरू की गई, तो 1853। और आईसीएस एक्ट कब लागू किया गया था, तो ये 1861। और 1861 में कौन था इंडिया गवर्नर जनरल, तो उस टाइम था कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, और आईसीएस एक्ट कब बना था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आईसीएस एक्ट 1861 में लाया गया था। और सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, उन्होंने ही सिविल सेवा की परीक्षा सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा पास किया था। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का कार्य अमुक्ता मालिदा किस भाषा में था। ए में तेलुगु, बी में संस्कृत, सी में तमिल, डी में कन्नड़। और इसका सही आंसर हो जाएगा ये वो तेलुगु भाषा में
यह पुस्तक लिखे थे। और बहुत बार एग्जाम में तो यही पूछा गया है कि अमुक्ता मालिदा के लेखक कौन है, तो ये कृष्णदेव राय। बात करें कृष्णदेव राय तो कृष्णदेव राय की तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस शासक थे। और इनकी चर्चा बाबर अपने पुस्तक बाबरनामा में भी किया है। और ये अमुक्ता मालिदा एक पोएम है, एक कविता है जो कि उन्होंने अपने बेटी के ऊपर लिखा है कृष्णदेव राय ने। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे विभिन्न एग्जामों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोडरमल के साथ जुड़ा था। टोडरमल के साथ जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ए संगीत, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी बीत, ऑप्शन नंबर डी कानून। और इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में शामिल था और ये इसको बीत विभाग दिया गया था। यह अकबर के राजस्व की देखरेख करता था और ये बीत विभाग था। और ये लास्ट क्वेश्चन, दो महान मुगलों ने अपनी अपनी यादें लिखी थी, वो थे दो महान मुगल कौन थे जिन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ए ऑप्शन में बाबर और हुमायूं, बी में हुमायूं और जहांगीर, सी में बाबर और जहांगीर, डी में जहांगीर और शाहजहां। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि खुद की ऑटोबायोग्राफी बाबर और जहांगीर ने लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी, जो आगे चलकर अकबर के दरबार में रहने वाले अब्दुल रहीम खाना ने इसका अनुवाद किया और उसका नाम बाबरनामा रखा। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी पर्शियन भाषा में खुद की बायोग्राफी लिखी थी। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है, ताकि मैं कुछ आगे और इसको इम्प्रूवमेंट करके आगे इसको कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है, एक्सप्लेन कैसा रहा या जो भी हो, तो मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद साथियों।